हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगैन। तो जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो डाली थी उसके रिगार्डिंग बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आए हैं कि एडमिशन कैसे होगा, फ़ीस क्या होगी, हॉस्टल होगा या नहीं होगा, हमें कोई कास्ट कोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मैं ये कोर्स करने के बाद फॉरेंसिक कोर्स कर सकता हूँ या नहीं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट्स थे उनमें उनके डाउट सॉल्व करे हैं, बट पॉसिबली नहीं हो पाता कि मैं सारे जो डाउट्स हैं उनके आंसर दे पाऊँ कमेंट में। तो मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं जितने भी डाउट्स हैं आपके उस वीडियो में वो सारे क्लियर कर पाऊँ। तो हम डाउट से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला डाउट था वो हॉस्टल रिगार्डिंग था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल बिल्कुल नहीं है। उनके लिए हॉस्टल की कोई फैसिलिटी वहाँ पे नहीं दी जाती है। आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको जो पहले बताया था कि ओनली 50 कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं, उसमें से 5 अदर स्टेट के होते हैं। तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल नहीं होता है। और जो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 2400 पर सेमेस्टर की फ़ीस है हॉस्टल के लिए, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो। फिर जो नेक्स्ट डाउट था वो था हॉस्टल में खाना अवेलेबल है या नहीं। तो जो हॉस्टल है वहाँ पे खाना आपको नहीं मिलता है, आपको बाहर से मेस लगवाना पड़ता है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 2K है। वो आप देख सकते हैं 2K है, 3K है, इसके अंदर आ जाएगा, ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट है वो श्रावणी लहारे का है। वो पूछ रही हैं कि मेरे पास 84.83% है 12th क्लास में और मैं OBC कैटेगरी से हूँ, महाराष्ट्र की स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे जिप्सा में एडमिशन मिल जाएगा? तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जिप्सा में एडमिशन मिल जाएगा अगर आपकी 84.83% है। बट नोट दैट पॉइंट कि अगर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया आपको तो आपको वहाँ प्रेजेंट होना ही पड़ेगा इन एनी हाउ कंडीशन, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे प्रेजेंट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर कि आपकी परसेंटेज कितनी भी हो, आपको काउंसलिंग के टाइम पे अगर आप प्रेजेंट होंगे ना तो आपके एडमिशन के चांसेस इंक्रीज़ होते ही हैं। नेक्स्ट डाउट है कि आई एम अदर स्टेट स्टूडेंट, व्हाट इज़ द फैसिलिटी ऑफ आउटसाइड कैंपस हॉस्टल इज़ अवेलेबल, फीस स्ट्रक्चर ऑफ आउटसाइड हॉस्टल प्लीज़ टेल मी। ओके, तो जो हॉस्टल है वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं। तो बाहर के जो अपार्टमेंट्स हैं या फिर PG आप वहाँ पे रह सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस 2K है एक्सक्लूडिंग द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं तो ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं है, 2K पर मंथ है। तो वो आप शेयरिंग में रहते हैं तो वो आता है, ठीक है। तो आप शेयरिंग में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, और जितने ज़्यादा शेयरिंग में रहते हैं ना लोग उतना बिल कम आता है। फिर नेक्स्ट है आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कैसे एडमिशन हो सकता है? तो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस बनाई गई है कि आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो आप वहाँ देख सकते हैं जाके। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कुछ नहीं है। एक जो फॉर्म है जिप्सा की वेबसाइट पे वो निकला था 15 मई को, जो 15 जून को उसकी लास्ट डेट है। आप उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नो मैटर आपकी परसेंटेज कितनी भी, आप एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे नोटिफिकेशंस आएगा कि काउंसलिंग लिस्ट आएगी, तो काउंसलिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेट होगा, टाइम होगा कि आपको इस जगह पर इतनी बजे पहुँचना है। तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद दीदी क्या हम कॉलेज लीव कर सकते हैं बीच में, पेनल्टी लगती है क्या? आप कॉलेज लीव कर सकते हैं बीच में, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। बट अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको लीव क्यों करना है, और अगर आपको लीव ही करना है तो एडमिशन क्यों लेना है? उसके बाद है दीदी व्हाट वाज लास्ट ईयर कट ऑफ प्लीज़ रिप्लाई। तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी अदर स्टेट की वो 89% थी, ठीक है। और जो महाराष्ट्र स्टेट वालों के लिए थी वो 79% थी। बट इससे कोई मैटर नहीं करता, आप बस काउंसलिंग वाले डे पे प्रेजेंट होना वहाँ पे। तो जो नेक्स्ट डाउट है वो ये है कि कैन आई डू फॉरेंसिक साइंस आफ्टर BHMS? यस, आप कर सकते हैं BHMS के बाद फॉरेंसिक साइंस, बट आपको क्यों करना है? आप दोनों में से एक चुनिए ना। या फिर आप वैसा सोच रहे हैं कि हम जैसे MBBS कर लेते हैं उसके बाद हम MD इन फॉरेंसिक साइंस करते हैं, तो वैसा BHMS में नहीं होता तो हम ऐसा कर सकते हैं कि, तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? आपने 5 ईयर्स और 5 मंथ्स दे के BHMS पे अपना स्पेशलिटी किया है, तो आपको वापस फॉरेंसिक साइंस क्यों करना है? फिर भी अगर आपको फॉरेंसिक साइंस करना है तो आप कर सकते हैं। दीदी 66% पे जिप्सा मिलेगा क्या? 66% पे जिप्सा मिलेगा क्या? इस पर डिपेंड करता है कि आप महाराष्ट्र की कैंडिडेट है या फिर अदर स्टेट की। अदर स्टेट में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, सोचना भी मत। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है और आपको 90% भी श्योरिटी चाहिए कि आपका होगा या नहीं होगा जिप्सा में, तो आपको 90% से ऊपर परसेंटेज चाहिए। 85% शुड बी मस्ट। फिर उसके बाद ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो NEP का नया
स्केड्यूल आया था 2024 में, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 सब्जेक्ट में से ओनली 1 पढ़ना था। उससे पहले क्या होता था ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइबर, आपको चारों के चारों सब्जेक्ट पढ़ने थे। बट जब NEP लगी नई 2024 में, तो आपको चारों में से एक पढ़ना होता है। तो क्या होता है ना, जब आप एडमिशन हो जाता है आपका, उसके बाद आपको एक पेपर मिलता है, उसमें चारों सब्जेक्ट लिखा होता है, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर साइबर। और उसमें प्रेफरेंसेस होते हैं, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4। तो उसमें आपको टिक करना होता है कि आपको पहला क्या चाहिए प्रेफरेंस, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, चौथा क्या चाहिए, वैसे आप टिक करते हैं और ये परसेंटेज के बेस पे मिलता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है अदर स्टेट वालों की परसेंटेज अलग और महाराष्ट्र वालों की अलग, नहीं, दोनों को कंबाइन करके उनकी लिस्ट बनती है। उसके बाद परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट आपको मिलता है। तो आपको जो पहले चाहिए आप उसको पहले टिक करिए, फिर दूसरे पे जो आपको चाहिए, थर्ड पे जो आपको चाहिए, फोर्थ पे आपको जो चाहिए। मैंने फर्स्ट में साइबर टिक किया था, वो मुझे मिल गया था, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं ना तो 60 स्टूडेंट लेते हैं वो एडमिशन। स्पॉट राउंड भी होता है, एडमिशन हो जाता है ना 50 स्टूडेंट्स का, उसके बाद कुछ कोटाज लगते हैं, जैसे आर्मी कोटा लगता है, स्पोर्ट्स कोटा लगता है। तो अगर आपके पास आर्मी कोटा है और स्पोर्ट्स कोटा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए भी है और महाराष्ट्र वालों के लिए भी है। बट जो कास्ट कोटा है वो अदर स्टेट वालों पर नहीं लगता है, वो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स पर ही लगता है। अगर आपको इलेक्टिव के बारे में इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ, पर बहुत सारी बार हो सकता है कि रिप्लाई मिस हो जाए, बट मैं पूरा रिप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट है डी, व्हाट इज़ द फीस फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन मुंबई। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, मैं औरंगाबाद से हूँ तो मुझे नागपुर और मुंबई की फ़ीस के बारे में नहीं पता। बट अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लगाते हैं तो 2000 to 3000 पर ईयर हो सकती है, क्योंकि औरंगाबाद की भी यही है और ऑफकोर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो इतनी ही कम होगी। फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में से केमिस्ट्री या तो चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जो बायो है उसके अंदर प्लांट वगैरह या फिर सॉइल जो भी आप ये करते हैं ना, जैसे आपने CID में देखा होगा कि जब आप सॉइल पे रिसर्च करते हैं, प्लांट्स पे करते हैं, तो वो सब बायो के अंदर आता है। जब आप बुलेट्स पे करते हैं, बुलेट्स की ट्रेजेक्ट्री पे करते हैं, कोई वेपन कितनी प्रेशर के साथ अप्लाई हुआ है, तो वो फिजिक्स के अंदर आता है। फिर उसके अलावा जब आप ड्रग्स पे या टॉक्सिकेंट्स पे अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हो जाता है केमिस्ट्री के अंदर। और जब आप हैकिंग से डील करते हैं, मोबाइल से कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करने पे डील करते हैं, तो साइबर के अंदर आता है। तब भी आप लोगों को ये डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आल्सो व्हेन शुड आई रजिस्टर फॉर एडमिशन, तो जो एडमिशन है वो 15 मई 2025 से स्टार्ट हुआ था, जो 15 जून उसकी लास्ट डेट है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, हेलो, जस्ट वांटेड टू आस्क हॉस्टल फीस मैथ्स फॉर MS डोमेसाइल स्टूडेंट्स। मैंने बता दिया हॉस्टल की फ़ीस जो है वो है 3। आप फिर भी 3 के मान के चलिए, क्योंकि पिछले साल 2400 थी पर सेमेस्टर की, तो 2400 प्लस 24 4800 पर ईयर की फ़ीस थी। और मैथ्स की फ़ीस मैंने भी आपको बता दी है, 2K पर मंथ आप मान के चलिए। दीदी कितनी जल्दी कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो मेरा जो कॉलेज था पिछले साल वो 24 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 24 जुलाई से हमारे पास आया था कि आपका जो वो था, सबसे पहले जो हमारा होता है कि आपको बुलाया गया, फिर आपसे बातें करी गई, तो वो सेरेमनीज़ होती हैं, वो स्टार्ट हुई 24 जुलाई से। फिर 26 जुलाई से हमारा मेन कॉलेज स्टार्ट हुआ था। फिर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल मिलता है क्या? बिल्कुल, महाराष्ट्र वालों के लिए हॉस्टल होता है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, और आप बाहर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करना होता है कि मुझे नहीं पता, बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स पूछा है कि मुंबई और नागपुर में जब वो अप्लाई कर रहे हैं ना एडमिशन, तो उनको रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है यूनिवर्सिटी का। बट जब समय ऐसा कुछ नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। 73% जी में औरंगाबाद का मिल सकता है क्या? 73% में मिल सकता है, डिपेंड करता है आप अदर स्टेट से या महाराष्ट्र से। दोबारा मैं वही बोलूँगी कि काउंसलिंग की डेट पर प्रेजेंट रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा नंबर 14 था जब मैं काउंसलिंग के लिए गई, और अदर स्टेट वाले ओनली 5 लेते, तब भी मेरा नंबर आया। इनफैक्ट 19th नंबर वाली लड़की का भी नंबर आया। तो आप काउंसलिंग के टाइम पे प्रेजेंट होइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अगर आपकी काउंसलिंग हो जाती है और आपका नंबर नहीं आता है, उसके बाद भी आप हमेशा वेबसाइट पे नोटिफाइड रहिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार स्पॉट राउंड्स किए जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे लीव करते हैं या फिर कुछ होता है कि उनको सीट्स लगती है कि ज़्यादा है हमारे पास, तो वो कोशिश करते हैं कि हम और बच्चों को ले सकें स्पॉट राउंड के थ्रू। मोस्ट प्रोबेबली स्पॉट राउंड के अंदर महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स ही आते हैं, अदर स्टेट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं इस चीज़ में। कट ऑफ कितना लगा था? कट ऑफ
ऑफ के बारे में मत पूछिए, कट ऑफ कुछ भी हो सकता है। बस आप याद रखिए कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 75% से अबव, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 85% से अबव। बट अगर आपकी इनसे कम है तो प्लीज़ निराश ना हो। आप इनफैक्ट जो काउंसलिंग की डेट है उसको याद रखें, उस दिन वहाँ पे ज़रूर प्रेजेंट हो। तो जो नेक्स्ट डाउट है वो ये है कि जो एडमिशन है वो MHT CET के थ्रू होता है, तो ऐसा नहीं है। CBT और MHT CET आपको दोनों नहीं देने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट 12 की परसेंटेज के बेस पर है। फिर है, हाँ ये डाउट है। फिर कुछ रिगार्डिंग कॉलेज के डाउट्स थे, तो ये था कि हमें कॉलेज रेगुलर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको इसके बिना एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, बट एट द टाइम ऑफ जब हम टोटल काउंटिंग करते हैं मार्क्स की तो ये ऐड नहीं होंगे। अगर आपकी 75% से कम अटेंडेंस है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स आपको सब कुछ करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने प्रैक्टिकल्स नहीं लिखे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। बच्चे फेल भी होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप उस कॉलेज में आ गए, एडमिशन ले लिया आपने और आप सोच रहे हैं कि नीट की प्रिपरेशन करते रहते हैं या फिर कुछ और में आपका ध्यान है, तो ऐसा मत करिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकल्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि प्रैक्टिकल्स बेस्ड होता है वहाँ पे। वो आपसे एक एक चीज़ वहाँ पे जब आपको प्रैक्टिकल करने को बोलते हैं ना एग्ज़ाम में, तो आपको करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है वो चीज़, परफॉर्म करना ही नहीं आता है कि वो परफॉर्म कैसे करें। साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं बट डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आपने उनको नहीं समझा तो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उनके प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ चल गए बस कॉलेज में, आपको अटेंडेंस की फ़िक्र नहीं है, आपने प्रैक्टिकल्स फाइल्स नहीं बनाई, प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ऑफ कोर्स फेल हो जाएंगे वहाँ पे। फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको दोबारा से सप्लीमेंट वाले एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। तो ये कुछ डाउट्स थे जो लोगों ने मुझसे पूछे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट के रिप्लाई दूँ, और आप मुझे अपने इंस्टा पेज पे भी DM कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी भी रिगार्डिंग, आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो हेजिटेशन। आप मुझसे आस्क कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग, आपको कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।